नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। खबरदार 9 बजे का हमारा वो शो जहां हम करते हैं हर बड़ी खबर का पोस्टमार्टम। पहले बात आज के बुलेटिन की। आज हम आपको बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच गुपचुप बातचीत क्यों शुरू हुई। आखिर क्यों नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी नए सिरे से बातचीत शुरू कर रहे हैं। लेकिन क्या भारत बातचीत की वजह से पाकिस्तान के सामने झुक रहा है। बीजेपी के किस नेता की वजह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के मुश्किल भरे दिन आ सकते हैं, बताएंगे हम ये भी आपको। दिल्ली सरकार की इवन और ऑड नंबर की पॉलिसी को अब अदालत में चुनौती मिल गई है। कोर्ट में किन तर्कों के जरिए इस पॉलिसी को लागू न करने की मांग हुई है, बताएंगे आपको। लेकिन पहले बात आज की कुछ और खास खबरों की, और इन खबरों में आज आया भूकंप भी शामिल है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह के बयान को लेकर सियासी बवाल खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के पास जमकर नारेबाजी की और वीके सिंह के इस्तीफे की मांग की। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जांच की मांग की। जो व्यक्ति दलितों की तुलना कुत्ते से कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति से क्या उम्मीद करें। उनको तो बर्खास्त करना ही चाहिए। श्री वीके सिंह को बर्खास्त करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार कोई उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली है। इससे उनकी दलित विरोधी मानसिकता साफ झलकती है। उधर बीजेपी खुलकर वीके सिंह का बचाव कर रही है। दरअसल 22 अक्टूबर को हरियाणा में दलित बच्चों को जलाए जाने की वारदात के बाद वीके सिंह ने आपत्तिजनक बयान दिया था। वीके सिंह के विवादित बयान को विपक्ष दलित विरोधी बता रहा है और सरकार पर हमले कर रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रेलवे पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है। मामला नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर साफ सफाई न होने और गंदगी से बढ़ते प्रदूषण का है। एनजीटी ने एक कमेटी बनाकर जुर्माना तय करने को कहा था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रेलवे ट्रैक बहुत ही गंदे हैं और वहां फैली गंदगी न सिर्फ प्रदूषण बढ़ा रही है बल्कि सेहत पर भी बुरा असर डाल रही है। एनजीटी ने जुर्माना भरने के लिए रेलवे को 2 महीने का वक्त दिया है। रेलवे के अलावा एनजीटी ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार के शहरी आवास सुधार बोर्ड पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दिल्ली सरकार, एमसीडी और रेलवे ने झुग्गियों के पुनर्वास की वकालत की थी। हालांकि लगातार रिमाइंडर के बाद भी दिल्ली सरकार ने पुनर्वास फंड का इस्तेमाल नहीं किया। जम्मू कश्मीर का अनंतनाग एक बार फिर आतंकी हमले से थर्रा गया। आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले में शामिल एक बस पर फायरिंग की। हमला उस वक्त हुआ जब सीआरपीएफ का काफिला बिजबेहारा में श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे से होकर गुजर रहा था। हमले में 6 जवान घायल हो गए। कनवाय था हमारे सीआरपीएफ का, जो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा था। उसी समय कुछ जो फिदायीन थे उन्होंने हमला किया उनके ऊपर। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। 20 नवंबर को पुलवामा में आतंकियों ने सीआरपीएफ काफिले पर ग्रेनेड से हमला किया था, जिसमें 2 जवान घायल हो गए थे। 5 नवंबर को नवपोरा इलाके में सीआरपीएफ के कैंप पर हमलावरों ने ग्रेनेड फेंका था, जिसमें 13 जवान घायल हो गए थे। 31 अक्टूबर को अनंतनाग में आतंकियों ने ग्रेनेड हमला किया था। 14 अक्टूबर को आतंकियों ने कुपवाड़ा में आर्मी बंकर पर ग्रेनेड से हमला किया था। जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे आतंकी हमलों ने सुरक्षा बलों की चिंताएं बढ़ा दी। एक बार फिर उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दोपहर के करीब 1:30 बज रहे होंगे जब दिल्ली से लेकर कश्मीर तक और चंडीगढ़ से लेकर लखनऊ तक धरती हिली और हड़कंप मच गया। भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान में था। धरती के 28 किलोमीटर नीचे से 7.2 तीव्रता वाली दहशत की तरंगें निकली थी। फिर पलक झपकते करीब आधा हिंदुस्तान हिल गया। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में धरती कांप उठी। 7 तीव्रता से ज्यादा का भूकंप किसी बड़े खतरे का इशारा है। हालांकि भूकंप का केंद्र भारत से काफी दूर होने की वजह से भारत में तेज झटके महसूस नहीं किए गए। लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो हिमालय के गर्भ में मची हलचल कभी भी बड़ा रूप धारण कर सकती है। चेन्नई बाढ़ के दौरान वायुसेना की मदद की एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसे सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। 2 दिसंबर को रामपुरम इलाके से वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने एक गर्भवती महिला दीप्ति का रेस्क्यू ऑपरेशन किया और सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। 2 दिनों बाद यानी 4 दिसंबर को दीप्ति को लेबर पेन शुरू हो गया और तब एक बार फिर वायुसेना का हेलीकॉप्टर मदद के लिए पहुंचा। लेकिन मुश्किल ये थी कि दीप्ति का मेडिकल रिकॉर्ड बाढ़ में बह गया था। वायुसेना के जवानों ने दीप्ति को उसी अस्पताल में पहुंचाया जहां उसका इलाज चल रहा था। अस्पताल में दीप्ति ने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया।
और अब खबर भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू होती यारी दोस्ती की नई कहानी की। सिर्फ 24 घंटे पहले तक भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की कोई भी सुगबुगाहट नहीं थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर बैंकॉक में बात भी हो गई और अब कल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस्लामाबाद जाने को तैयार भी हैं। तो बात इस्लामाबाद में होने वाली मीटिंग की भी हम करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बैंकॉक में एनएसए और विदेश सचिव स्तर की ये बात गुपचुप क्यों की गई। माल्टा में नवाज शरीफ ने डेविड कैमरन के साथ मीटिंग में भारत के साथ बिना शर्त बातचीत के संकेत दिए, तो पेरिस में मोदी नवाज के बीच 2 मिनट की मुलाकात ने दोनों देशों के बीच बढ़ती नजदीकियों पर मुहर लगाई। और अब बैंकॉक में दोनों देशों के सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव मिल लिए तो साफ है कि रिश्तों की पींगें बढ़ रही हैं। लेकिन गुपचुप हुई बातचीत की कवायद सवालों के घेरे में है, क्योंकि झटके में भारत का पाकिस्तान को लेकर रुख बदल गया है। सवाल है कि तीसरे मुल्क में गुपचुप बातचीत की मजबूरी की वजह क्या है। क्या अफगानिस्तान के सवाल पर इस्लामाबाद में 9 दिसंबर को आयोजित एशिया कॉन्फ्रेंस ने दोनों देशों को साथ आने पर मजबूर किया? क्या इस्लामाबाद में सार्क शिखर सम्मेलन में शामिल होने के पहले मोदी रिश्तों में गर्माहट लाना चाहते हैं? तो क्या सार्क शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए देश की पूरी विदेश नीति दांव पर लगा दी गई है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में दोनों देश एक तीसरे देश में साथ आने को मजबूर हुए हैं? यह सवाल इसलिए है क्योंकि चंद दिनों पहले ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ही ये ऐलान करने से नहीं हिचकी थी कि तीसरे देश में बातचीत नहीं होगी। तीसरे मुल्क में बातचीत नहीं, जब दोनों देशों के बीच में बातचीत होनी है तो दोनों देशों में, नई दिल्ली में होगी, इस्लामाबाद में होगी, दोनों में से कहीं होगी। और कॉम्पोजिट डायलॉग की सारी बातचीत इन्हीं दोनों देशों में हुई है। सवाल बैंकॉक में जारी साझा बयान पर भी खड़े हैं। आखिर क्यों उफा में कश्मीर का सवाल संयुक्त बयान से नदारद था और बैंकॉक में जम्मू कश्मीर का सवाल फिर से बातचीत के केंद्र में आ गया? क्या कश्मीर का एजेंडा में शामिल होना भारत के झुकने के संकेत नहीं है? दोनों देशों की बातचीत में सवाल सरहदों पर घुसपैठ का भी खड़ा है। बीते 3 महीने में सरहद पर तनाव के हालात में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी उफा की बातचीत के बावजूद सरहद पर हालात में खास सुधार नहीं आया। आखिरी बार एनएसए बातचीत टूटने के बाद हालात और भी बदतर हुए हैं। तो सवाल है कि 25 अगस्त 2015 को एनएसए बातचीत टूटने के बाद से 30 नवंबर 2015 को पेरिस में मोदी नवाज मुलाकात में ऐसा क्या बदल गया कि मोदी पाकिस्तान से बातचीत के लिए तैयार हो गए? 15-20 साल से कोशिश कर रहे हैं। टेररिज्म के माध्यम से भी किसी मुद्दे को सुलझाया नहीं जा सकता और उलझाया जा सकता है। जो सेंसिबल लोग हैं, इंटेलेक्चुअल दोनों साइड में, वो जानते हैं कि बातचीत ही केवल एक तरीका है आज के माहौल में हर मुद्दे का सलूशन निकालने के लिए। ये सही है कि बैंकॉक में बातचीत की वजह से मीडिया हाइप नहीं हो पाया और कूटनीति के लिहाज से ये अच्छा ही है। ये भी सही है कि भारत पाकिस्तान के बीच दुश्मनी समस्या का हल नहीं है और बातचीत जरूरी है। लेकिन सवाल पाकिस्तान को लेकर भारत की नीति का है, जो मोदी के पीएम बनने के बाद से लगातार हिचकोले खा रही है। स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। मोदी सरकार बनने के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में कई बार उतार चढ़ाव आए। मोदी सरकार ने शपथ ग्रहण के लिए नवाज शरीफ को न्योता दिया तो वो दिल्ली आए। तब तय हुआ कि विदेश सचिव स्तर की वार्ता होगी, लेकिन अगस्त में होने वाली वार्ता रद्द हो गई। फिर यूएन महासभा और काठमांडू सार्क समिट में भी दोनों नेताओं की दूरी कायम रही। लेकिन इस साल जुलाई में रूस के उफा में दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। अब एक बार फिर दोनों देशों में बातचीत की गाड़ी आगे बढ़ी है, तो सरकार की विदेश नीति पर सवालों की झड़ी लग गई है। विरोधी पाकिस्तान की से बात को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो सरकार सफाई देने पर मजबूर है। इस बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कल पाकिस्तान रवाना हो रही हैं। बुधवार को इस्लामाबाद में अफगानिस्तान को लेकर एशियाई देशों की मंत्री स्तरीय बैठक है, लेकिन अहम बात यह है कि सुषमा स्वराज आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान सरकार से भी द्विपक्षीय मामलों पर बैंकॉक के संयुक्त बयान के आईने में बात को आगे बढ़ाएंगी। पेरिस से बैंकॉक में बात और मुलाकात के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में अगला पड़ाव इस्लामाबाद बनने जा रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 9 दिसंबर को इस्लामाबाद में वाया अफगानिस्तान रिश्तों का नया अध्याय खोलने की शुरुआत करेंगी।
अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के मुद्दे पर 5वां क्षेत्रीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन 9 दिसंबर को इस्लामाबाद में आयोजित किया गया है, जिसके लिए खास तौर पर पाकिस्तान ने भारत को न्योता भेजा था। बैंकॉक के संयुक्त बयान ने इस सिलसिले में सुषमा स्वराज के दौरे की राहें आसान कर दी, जिसके बाद सुषमा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात करेंगी। यानी जो बात बैंकॉक में तय हुई है उसे आगे बढ़ाने का सिलसिला नए सिरे से शुरू होगा। इन मुलाकातों में जो हमारा कंपोजिट डायलॉग है और जो वो शुरू होगा, किस तरीके से शुरू होगा, किन आइटम पे शुरू होगा, इसके लिए आपको 2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये कम से कम जो अच्छी इब्तिदा है कि जो डेडलॉक था नेगोशिएशन में वो किसी हद तक दूर हुआ और उम्मीद करनी चाहिए कि जैसे कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि ये मामला आगे बढ़ता है। बैंकॉक में गुपचुप मुलाकात और जल्दबाजी में जारी किए गए संयुक्त बयान के पीछे सुषमा स्वराज के इस्लामाबाद दौरे को भी वजह बताया जा रहा है। वैसे इस्लामाबाद में आयोजित सम्मेलन में सुषमा की मौजूदगी से सारा ध्यान भारत पाक रिश्तों पर जा टिका है, लेकिन सच ये भी है कि अफगानिस्तान सामरिक लिहाज से भारत के लिए बेहद अहम है। बीते सालों में भारत ने अफगानिस्तान पर 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। 200 किलोमीटर की जरंग दिलाराम सड़क बनाकर अफगानिस्तान को ईरान से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। अफगान संसद भवन निर्माण में भारत का बड़ा रोल रहा और अफगानिस्तान में भारत को पसंद करने वाले खासे लोग हैं। यानी अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए अगर कोई कॉन्फ्रेंस है तो उसमें भारत की अहम भूमिका होनी ही चाहिए। लेकिन इस्लामाबाद से सुषमा लौटेंगी तो सवाल अफगानिस्तान से ज्यादा पाकिस्तान का होगा कि आखिर पाकिस्तान से संबंधों के बाबत वो क्या लेकर लौटती है। आज तक ब्यूरो। नेपाल संकट, मधेशियों के आंदोलन को लेकर भारत सरकार पर अपने देश में ही विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि विदेश नीति हमारी क्या हो, और पाकिस्तान को लेकर तो खास तौर पर। लेकिन जिस तरह से गुपचुप पाकिस्तान का दौरा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बना है, उस पर सवाल अब खड़े हो रहे हैं। फिलहाल रुख अगली खबर। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। मुमकिन है कि दोनों नेताओं को अदालत में पेश होना पड़े। हालांकि कांग्रेस के कानूनी दिग्गज इस बात का रास्ता तलाशने में जुटे हुए हैं कि सोनिया और राहुल पेशी से बच जाएं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ टैक्स चोरी और धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उनकी पेशी पर रोक लगाने की मांग की गई थी। उन्होंने पहले कहा नो स्टे, उसके बाद उन्होंने पूछा कि हमें एग्जेम्पशन तो दे दीजिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को खुद पेश ना हो, उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया और अब इनको कल हाजिर होना पड़ेगा। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस विकल्प की तलाश में है और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगी। लेकिन अगर कल सुबह हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस की याचिका मंजूर नहीं होती या फिर खारिज कर दी जाती है और अदालत कांग्रेस के दोनों दिग्गजों को राहत नहीं देती, तो कल शाम 4 बजे सोनिया और राहुल को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होना होगा, क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट ने कल ही मामले की सुनवाई तय कर रखी है। माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी जो याचक हैं वो कहते हैं कि मैं तो चीट नहीं हुआ खुद, लेकिन चीटिंग का ऑफेंस दोष फिर भी बन जाता है कानून में 420 का। ये हम समझते हैं कि विशेष रूप से कानून की जो निर्णय है वो कानूनी आधार पर इसीलिए बहुत कमजोर है और हम इसलिए इसको चुनौती देने के लिए कटिबद्ध हैं। आइए अब देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है नेशनल हेराल्ड और कांग्रेस का रिश्ता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 8 सितंबर 1938 को लखनऊ में नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना की। नेहरू नेशनल हेराल्ड के पहले संपादक थे और प्रधानमंत्री बनने तक बोर्ड के चेयरमैन रहे। पैसों की दिक्कत के चलते 2008 में अखबार छपना बंद हो गया। इस वक्त अखबार का मालिकाना हक द एसोसिएट जर्नल्स यानी ताज लिमिटेड के पास था। कांग्रेस ने फरवरी 2011 में ताज लिमिटेड की 90 करोड़ की देनदारियों को अपने जिम्मे ले लिया और 90 करोड़ का लोन दिया। इसके बाद 50 लाख रुपए से एक नई कंपनी यंग इंडियन बनाई गई। इस कंपनी में सोनिया और राहुल की 38% की हिस्सेदारी है। बाकी 24% हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के पास है। इसके बाद ताज लिमिटेड के 10-10 लाख रुपए के 9 करोड़ शेयर्स यंग इंडियन कंपनी को दे दिए गए। ये शेयर्स 90 करोड़ रुपए के लोन के एवज में दिए गए। 9 करोड़ शेयर्स के साथ यंग इंडियन को
DAGL में 99% हिस्सेदारी मिल गई। इसके बाद कांग्रेस ने ताज लिमिटेड का 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया। ऐसा करने से यंग इंडियन कंपनी को मुफ्त में ही ताज लिमिटेड का मालिकाना हक मिल गया। इस मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 90 करोड़ रुपए के हवाला कारोबार का शक जताते हुए सोनिया, राहुल और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। स्वामी का आरोप है कि सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 1600 करोड़ रुपए कीमत की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया। स्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए 26 जून 2014 को कोर्ट ने सोनिया, राहुल के अलावा मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा को समन जारी किया था, जिसके खिलाफ राहुल और सोनिया ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। पूनम शर्मा के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। खबरदार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली को प्रदूषण और ट्रैफिक जैम से मुक्ति दिलाने का कार कैलेंडर 24 घंटे के अंदर ही अदालत की दहलीज तक पहुंच गया है। केजरीवाल सरकार के फैसले के खिलाफ जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में पेश कर दी गई है, जिसमें दावा किया गया है कि दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों का योगदान सिर्फ 9% है और इस 9% का ज्यादातर हिस्सा 9 बजे के बाद शहर से गुजरने वाले ट्रकों के खाते में जाता है। दूसरी तरफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकेले ही प्रदूषण में 22% तक का इजाफा करता है, तो फिर अकेले आम लोगों के वाहनों पर ही ये रोकथाम क्यों?